नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शंकर जी। और मसला ये है कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार या कहें कि गठबंधन की सरकार जो थी वो गिर गई है। नारायणसामी की सरकार गिर गई है। विधानसभा में बहुमत पेश करना था। 33 सदस्यीय पूरी विधानसभा है, 30 में चुनाव होते हैं, 3 मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन विष्णु जी, चूंकि चुनाव में बहुत कम समय रह गया था, अब तो पुडुचेरी तो चुनाव के मुहाने पर खड़ा था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि चुनाव जब इतने नजदीक हो तब कोई सरकार गिर जाए या गिरा दी जाए या इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर दी जाए, कोई सरकार धड़ाम से गिर जाए। ये क्या उम्मीद थी पुडुचेरी में? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक बात जानने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी अब दक्षिण में अपने पैर पसारने की भरसक कोशिश कर रही है और वहां पर केरल में उनके लिए कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। हम लोग ने देखा अभी जो वहां पर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे उसमें तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें लगता है कि पुडुचेरी जो कि एक छोटी यूटी है, वहां पर संभवतः उसके लिए ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स तो है ही, और इससे एक मैसेज जाता है कि नारायणस्वामी की सरकार जो लगातार कह रहे थे कि स्थिर थी और अच्छा काम कर रही थी, उस पर प्रश्न लग गया। लेकिन एक चीज है जो कॉमन है, जो बात कमलनाथ भी कह रहे थे जब मध्य प्रदेश में हुआ था, और पुडुचेरी में वी नारायणसामी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई जो इस्तीफा दिया है विधायकों ने, जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता अपने आप सबक सिखाएगी। अब जनता के बीच में जब जाएंगे तब सबक सिखाएगी, वो तो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। कोई खास सबक उससे ना तो आवाम ले लिया, हुकूमत बदल गई। अब पुडुचेरी जब चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में सिर्फ क्या ये मैसेज है एक दबाव की राजनीति कि अब कांग्रेस की जहां जहां सरकारें वहां गिर रही हैं, जहां नहीं है वहां भी गिरने की कंडीशन में है। चुनाव से पहले गिरना क्या जनता के अंदर एक मैसेज है कि ये तो कमजोर सरकार थी, इसे तो गिरना ही था? यही मैसेज है कि अगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी स्वयं मौजूद नहीं है तो उसको आप मजबूत सरकार नहीं मान सकते हैं। 33 सदस्यीय विधानसभा है, इसमें 3 ऐसे लोग हैं जो मनोनीत होते हैं, उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, और टाई के समय स्पीकर अपने वोट का प्रयोग करते हैं। और नारायणस्वामी लगातार पिछले 4 साल से बार बार उनको जब भी खतरा होता था कहते थे हमारी सरकार स्थायी है, स्थिर है और अच्छा काम कर रही है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में वहां पर यकायक घटनाचक्र बड़ी तेजी से घूमा है। पहले 1 हफ्ते में 4 सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। रविवार को कांग्रेस के एक विधायक लक्ष्मी नारायण ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो पार्टी में जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था उससे वो खुश नहीं थे। और उसके साथ ही साथ कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके के एक एमएलए वेंकटेशन ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन नारायणस्वामी लगातार कहते रहे कि उनके पास बहुमत है। आज जब पहले उसके बाद विपक्षी दल लेफ्टिनेंट गवर्नर के तमिलिसाई सौंदरराजन के पास पहुंचे और कहा कि हमारे हिसाब से सरकार के पास बहुमत नहीं है, उन्हें आप बहुमत सिद्ध करने का आदेश दीजिए। देखिए, सरकार तो विष्णु जी गिर गई, लेकिन अब यह है कि इससे पहले का थोड़ा सा हम पीछे चलें, या जब से किरण बेदी पुडुचेरी में बतौर उपराज्यपाल आती है, उसके बाद से हम देखते हैं कि सरकार में सरकार वर्सेस उपराज्यपाल ये इतना ज्यादा हो जाता है कि हालात यहां तक पहुंच जाते हैं कि शिकायत राष्ट्रपति को करनी पड़ती है, भाई साहब इन्हें हटाइए। उसके बाद पुडुचेरी से किरण बेदी को अचानक रहस्यमय तरीके से वहां से उनको हटाया जाता है। क्या ये सब एक सोची समझी प्लानिंग है, एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी जमीन तैयार की जा रही थी जिसका नतीजा आज जो विधानसभा में हुआ ये था? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पिछले 4.25 साल किरण बेदी यूटी पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर रही। लगातार उनका जो है तू मैम में चलती रही मुख्यमंत्री नारायणस्वामी के साथ। इसके लिए नारायणस्वामी ने भी अपनी तरफ से पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश की कि उपराज्यपाल उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वो धरने पे बैठे, वो उपराज्यपाल के कार्यालय के बाहर धरने पे बैठे, वो राष्ट्रपति के पास गए शिकायत करने के लिए। तो ये सब उनके तरफ से होने वाली राजनीति थी कि देखिए हमें ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ उससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को हटाया इसीलिए था कि अगर अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है ये किरण बेदी के जमाने में बनती तो उन पर लगातार ये आरोप लगता, जैसे पहले लगता रहा था कि वो हस्तक्षेप करती थी सरकार के कामकाज में। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर नया है तो इसलिए वो आरोप
जो है भाजपा पर लेकिन एक सवाल विष्णु जी अब खड़ा हो गया। अब तो चूंकि सरकार गिर गई, अब तो जो गठबंधन की सरकार थी नारायण स्वामी की वो तो गिर गई। अब इसका फायदा किसे मिलने वाला है? क्या अपने आप को नारायण स्वामी एक शहीद के तौर पर पेश करेंगे पुडुचेरी की जनता के बीच में कि साहब हमारी तो चुनी हुई सरकार थी, हमारे विधायकों को जो खरीद फरोख्त के आरोप भी लग रहे हैं कि भाई इस्तीफा दिलवाया गया, या इसमें बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है कि हाँ भाई देखो ये तो इनकी सरकार तो दरअसल एक नाकारा सरकार थी जो चलने लायक नहीं थी, इनके अपने ही छोड़कर चले गए, इसलिए सरकार गिर गई। फायदा किसे मिलने वाला है इसका? ये अभी अस्पष्ट है। अभी इसके बारे में कोई भी बात निर्णायक रूप से कहना गलत होगा। लेकिन देखिए, जनता तो जब वोट करेगी तब करेगी, लेकिन जो मैसेज गया है राजनीतिक पार्टियों के बीच में और बाकी जो जनता है उसके बीच में, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब दक्षिण में निर्णायक रूप से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है और पुडुचेरी उसका पहला कदम है। लेकिन यहाँ तो एक मसला भाषा को लेकर के ना, नारायण स्वामी ने आज विधानसभा में कहा कि वो तो हिंदी थोपना चाहते हैं पुडुचेरी पर, जबकि तमिलनाडु में और पुडुचेरी में तो दो भाषाएं अपने आप में। तो क्या ये भी एक विषय रहेगा अब आने वाले चुनाव में, और जिसका फायदा नारायण स्वामी कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आ सकते हैं या लेने की कोशिश करेंगे? पुडुचेरी एक सुसंस्कृत इलाका है, वहां पे लोग शांतिप्रिय हैं, सरकार आराम से चलती है। अभी तक पुडुचेरी एज ए यूनियन टेरिटरी कोई बहुत बड़ी एंटिटी नहीं जिसके ऊपर बहस हो, लेकिन अब वहां भी जो पॉलिटिक्स है वो गंभीर होती जा रही है। इसलिए आरोपों प्रत्यारोपों का दौर अब जो शुरू होगा वो लगातार चुनाव खत्म होने तक चलता रहेगा। एक जो बार बार एक बात कही जाती है, अब पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि भाई उपराज्यपाल से जब उनकी जंग होती थी, ये बात लंबे समय तक नारायण स्वामी कहते रहे जब किरण बेदी उपराज्यपाल थी। क्या ये भी एक विषय रहेगा अब चुनावों की तरफ जब बढ़ा जाएगा और एक तरीके सरकार जिस तरीके से गिरी या गिराई गई है, ये भी एक विषय रहेगा क्या कि मुझे साहब काम ही नहीं करने दिया गया? जाहिर सी बात है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यही कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ ये बोलेगी कि अगर हम सरकार में नहीं है तो विपक्ष स्थायी सरकार नहीं दे सकता, इसलिए आप उनको चुने जो 5 साल तक आराम से सरकार चला सके। और यहाँ पर वही बात होगी, डबल इंजन की सरकार। हालांकि छोटा इलाका है, लेकिन मैसेज यही जाएगा कि अगर स्थायित्व चाहिए अगर आपको, तो आप भाजपा को और उनके सहयोगी दलों को चुनिए। हाँ, लेकिन चूंकि तमिलनाडु में भी चुनाव है, ऐसे में पुडुचेरी चूंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उतना या सियासी तौर पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है राजनीति में, न दक्षिण की राजनीति में न केंद्र की राजनीति में। इस छोटे से पुडुचेरी पर इतना बड़ा दांव लगाना, ये क्या एक किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है या एक छोटा सा एक चाल है कि इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा छिपा हुआ है? ये छोटा इलाका है, लेकिन इसमें संभावनाएं अपार हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों एआईएडीएमके के साथ अगले चुनाव के बाद सरकार बनाती है, तो धुर दक्षिण में बीजेपी के और उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व की एक सरकार होगी। इसका मतलब है केरल के पहले अब पूरे देश में बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। ठीक है, बिल्कुल एक बड़ा मैसेज होगा। और चूंकि चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव है, और तमिलनाडु एक बड़ा स्टेट है, न सिर्फ जिसका असर केंद्र की राजनीति में है बल्कि राज्य के स्तर पर भी एक बड़ा स्टेट है। और पुडुचेरी में जिस तरीके से सियासी ये जो नया जिस तरीके से एक सिनेरियो इसके अंदर बना है, नारायण स्वामी की सरकार जिस तरीके से गिरी है, किरण बेदी का वहां से जाना, नई राज्यपाल का कार्यभार संभालना, उपराज्यपाल का कार्यभार संभालना, और उसके बाद अल्पमत की सरकार धड़ाम से विधानसभा में गिर गई। यहां पे रुक रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में अब इसको कैश कौन करता है, ये श्रेय कौन लेता है। क्या बीजेपी इस बात को लेकर आगे आती है कि साहब ये तो सरकार चलाने में दरअसल पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रहे थे, या फिर एक शहीद के तौर पर नारायण स्वामी सामने आएंगे? यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।